चिराग गुस्से में कांपता रहा, पर हैरान था वो यशिका को देख जिसका चेहरा लाल हो चुका था। वो मूड वहां से जाने लगा और अपने मन में ही बोला, मुझे क्या हो गया है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है और मैं हाथ कैसे उठा सकता हूँ। वही समायरा यशिका के पास आ गई, उसे चिराग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर यशिका समायरा के साथ पार्टी से जाने लगी और अभय जो वहां से निकल चुका था उसे इन सब के बारे में कोई खबर ही नहीं था। इस घटना के बाद एक पूरा सप्ताह बीत चुका था। इन 7 दिनों में चिराग ने अपने कमरे से एक बार भी बाहर कदम नहीं रखा था। वह ना तो कॉलेज गया, ना दोस्तों से मिला और न ही मेंशन के किसी सदस्य से ढंग से बात की। वह अपने कमरे में ही बंद रहता था। खाना भी उसे वहीं दिया जाता था, लेकिन वह ठीक से खाता नहीं था। ज्यादातर समय तो खाना वैसे का वैसा पड़ा रह जाता या फिर वो मेड को कह देता कि खाना वापस ले जाओ। उसके चेहरे पर थकान और उदासी साफ दिखाई देती थी। उसकी आंखों में जैसे कोई दर्द छुपा बैठा था। वो किसी से कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप कमरे में पड़ा रहता, कभी खिड़की से बाहर देखता तो कभी दीवारों को घूरता रहता। बटलर ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह टाल जाता या फिर कह देता कि वो ठीक है। पर उसकी हालत देखकर कोई भी कह सकता था कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिरकार एक सप्ताह बाद चिराग के पिता का लौटना हुआ। जैसे ही वो मेंशन पहुंचे, पूरे घर में एक अलग सी हलचल महसूस होने लगी। सभी नौकर चाकर उन्हें देखकर थोड़ा संभल गए और मेंशन में एक गंभीर सी चुप्पी छा गई। चिराग के पिता हमेशा से सख्त स्वभाव के इंसान थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर थकान और चिंता दोनों दिखाई दे रही थी। बटलर, जो कई सालों से इस मेंशन में काम कर रहा था, अब तक चिराग की हालत को लेकर बेहद परेशान हो चुका था। वो रोज उसे खाना देता, लेकिन देखता कि प्लेट ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती है, या फिर आधा खाया हुआ खाना वापस लौट आता है। चिराग की आंखों में दिन ब दिन बढ़ती उदासी और थकावट देखकर बटलर का दिल बेचैन हो उठा था। इसलिए जैसे ही उसने चिराग के पिता को मेंशन लौटते देखा, उसने ठान लिया कि अब और चुप नहीं रहा जा सकता। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ सीधा उनके कार्यालय कमरे की ओर चला गया, जहां वो अक्सर काम करते थे और अकेले बैठते थे। चिराग के पिता कुर्सी पर बैठकर कुछ कागजात उलट पलट कर रहे थे जब बटलर ने झिझकते हुए दरवाजा खटखटाया। अनुमति मिलने पर वो अंदर गया और धीमी आवाज में बोला, मास्टर, मुझे आपसे चिराग सर के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। उसी समय यशिका को भी अपने पिता के लौटने की खबर मिली। वो जो उस वक्त अपने कमरे में थी, तुरंत नीचे की ओर भागी। उसे लगा कि शायद उसके पिता को कुछ जरूरी बातें बतानी चाहिए या बस उनसे मिलना चाहिए। पर जैसे ही वह कार्यालय के पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसके कानों में बटलर की धीमी लेकिन भावुक आवाज सुनाई दी। उसने रुककर वहीं दरवाजे के पास खड़े होकर सुनना शुरू किया। सर, चिराग सर की तबीयत ठीक नहीं है। उस दिन के बाद से उन्होंने एक बार भी कमरे से बाहर कदम नहीं रखा है। ना कॉलेज गए, ना दोस्तों से मिले। वो खाना भी ढंग से नहीं खा रहे। ज्यादातर खाना अनटच्ड ही वापस आ जाता है। जब भी मैं पूछता हूँ, तो बस सिर हिला देते हैं, कुछ बोलते नहीं। बटलर की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मास्टर, मैंने आज तक चिराग सर को इस हाल में नहीं देखा। वो बहुत टूट चुके हैं। मुझे लगता है उन्हें किसी की सच्ची जरूरत है, किसी अपने की बात की, सहारे की। यशिका एकदम चुप हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी, दुख और की लकीरें उभर आईं। अब तक उसे सिर्फ अंदाजा था कि चिराग परेशान है, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर है, ये सुनकर उसका दिल बैठने लगा। उस पल यशिका के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। दरवाजे की ओट में खड़ी वह एकटक अपने पिता को देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान अब चिराग से हटकर उस भारी माहौल की ओर चला गया, जो उस कमरे में सांसें ले रहा था। उसके मन में पहली बार अपने भाई के लिए सचमुच दर्द उठा था, एक ऐसा दर्द जो सिर्फ शब्दों से नहीं, आत्मा की गहराई से निकला था। वो अपने पिता की ओर देखती है, जो उस समय अपनी गद्दीदार कुर्सी पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे।
उनकी आंखों में एक थकान थी जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की थकावट लग रही थी। पिछले कई दिनों से वह दिव्य रक्षक ग्रंथों और चिकित्सा मंत्र पृष्ठों के सहारे अपने पिता यानी यशिका के दादाजी की बिगड़ती हुई स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। हर रात्रि वह जादुई शास्त्रों को पलटते, उन पृष्ठों को पढ़ते जिनमें पुराने समय के महान उपचार मंत्र और दुर्लभ औषधि सूत्र लिखे थे। परंतु हर पंक्ति उन्हें केवल और अधिक चिंता में डुबो देती। अब जब उन्हें चिराग की स्थिति के बारे में पता चला, तो उनकी आंखों में थकान के साथ एक भारी गंभीरता और भी बढ़ गई थी। बटलर की बातें सुनकर वह एक क्षण के लिए बिल्कुल स्थिर हो गए, जैसे किसी ने समय को जादू से रोक दिया हो। कमरे में उपस्थित शक्ति भी धीमी पड़ गई थी, जैसे पिता की आत्मा अपने ही भीतर कुछ टूटते देख रही हो। यशिका सब देख रही थी, अपने पिता की जर्जर होती आंतरिक शक्ति, उनके माथे पर उभरती चिंता की रेखाएं, और उस सन्नाटे को जो अब घर के कोने कोने में फैल चुका था। उसने उस दरवाजे की ओट में खड़े खड़े महसूस किया कि यशिका का परिवार अब यशिका के शरीर में उसके आने से उसका भी बन गया था। यशिका अभी भी दरवाजे की ओट में खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का थका हुआ चेहरा और बटलर की चिंतित आवाज गूंज रही थी। दिल में एक भारीपन था, ऐसा भारीपन जो शब्दों से नहीं, सिर्फ एहसास से समझा जा सकता है। जब से वो इस उपन्यास की दुनिया में आई थी, बहुत कुछ बदला था। इस दुनिया में यशिका के साथ वो सब कुछ नहीं हो रहा था जो असली यशिका के साथ हुआ था। उसे अपने पिता का प्यार मिला, बिना किसी संकोच के, जो इस कहानी की यशिका को कभी नहीं मिला था। उसे अपनों का साथ मिला, और सबसे बढ़कर उसे ये मौका मिला कि वो अपनी औरों जैसी नहीं, एक अलग नई यशिका बन सके। और अब वक्त था कि वह उस प्यार और अपनापन का जवाब दे। अब चुप रहना मतलब था अपनों को धीरे धीरे खो देना। उसने एक लंबी सांस ली और अपने कदम पिता की ओर नहीं, बल्कि उस कमरे की ओर मोड़ दिए जहां उसका भाई चिराग खुद को तन्हाई में डुबो रहा था। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर पहुंची और चिराग के कमरे के सामने आ खड़ी हुई। दरवाजे के सामने कुछ देर खड़ी रही, जैसे सोच रही हो कि क्या सच में उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। फिर उसने धीरे से दरवाजे पर दो हल्की सी दस्तक दी। अंदर से तुरंत एक तेज और थकी हुई आवाज आई, जो भी है, अभी यहाँ से चले जाए। ये आवाज चिराग की थी, लेकिन उसमें चिड़चिड़ाहट नहीं, एक टूटी हुई थकान थी। जैसे कोई बहुत समय से कुछ कहना चाहता हो, लेकिन कह नहीं पा रहा। जैसे हर आने वाली आहट उसे और अंदर धकेल देती हो। यशिका एक पल के लिए चुप रही। उसका दिल कांपा, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी। उसने एक गहरी सांस ली और इस बार जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। ठक 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 ठक। भैया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ यशिका। अंदर कोई हलचल नहीं हुई, लेकिन यशिका नहीं रुकी। उसके हाथों से अब बस दस्तक नहीं हो रही थी, वो एक तरह की पुकार थी। भैया, मैं जानती हूँ आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, पर मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे सुन नहीं लेते। यशिका लगातार दरवाजा पीटे जा रही थी। उसकी आवाज अब ज्यादा तेज हो गई थी, लेकिन उसमें कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ चिंता, बेचैनी और अपनापन था। भैया, प्लीज, बस एक बार दरवाजा खोल दो। मैं कुछ कहने नहीं आई हूँ, बस आपको देखना चाहती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही जब तक आप सामने नहीं आते। कमरे के अंदर सन्नाटा था, मगर कुछ क्षणों बाद वहां हल्की सी आहट हुई, जैसे कोई धीरे धीरे बिस्तर से उठ रहा हो। फिर फर्श पर धीमे कदमों की आवाज आई। अचानक दरवाजा एक खट की आवाज के साथ खुला। चिराग दरवाजे के सामने खड़ा था। यशिका जैसे कुछ पल के लिए सांस लेना भूल गई। वो जो लड़का सामने खड़ा था, वो उसका भाई था, लेकिन एकदम बदल चुका था। उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे बन गए थे, जैसे कई रातों से उसने नींद का नाम तक नहीं लिया हो। गाल थोड़े धन से हुए थे, होंठ सूखे हुए और शरीर इतना कमजोर लग रहा था कि जैसे हवा का झोंका भी उसे गिरा सकता है। उसके बाल उलझे हुए थे और कपड़े भी ढंग से नहीं पहने थे, जैसे उसने कई दिनों से आईने की तरफ देखा ही नहीं। चिराग की आंखों में न कोई भाव था,
ना कोई गुस्सा, बस एक थकी हुई चुप्पी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अंदरूनी लड़ाई से हार चुका हो। यशिका को यकीन नहीं हुआ कि ये वही चिराग है। दरवाजा खुलने के बाद कुछ पल तो दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। हवा जैसे थम सी गई थी। चिराग की आंखों में थकान थी, लेकिन जब उसने सामने खड़ी यशिका को देखा, तो उसमें एक पल के लिए हलचल सी हुई। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर जैसे कुछ याद आ गया हो, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने आंखें फेर ली, जैसे कोई ऐसी चीज देख ली हो जिससे वो बचना चाहता हो। फिर धीमे लेकिन रूखे लहजे में बोला, क्या चाहिए तुम्हें? क्यों आई हो यहाँ? उसकी आवाज में नरमी का नाम नहीं था, लेकिन यशिका वहां झगड़ा करने नहीं आई थी। उसने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि मैंने सुना है कि आप कई दिनों से ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, बस आपको देखने आ गई। भैया, भैया, ये शब्द जैसे ही चिराग के कानों में पड़ा, वो चौंक गया। उसने धीरे से यशिका की तरफ देखा। वो नजर कुछ पल के लिए टिक गई, और उस नजर में गुस्सा नहीं था, शिकायत नहीं थी, बल्कि एक भाव था जिसे यशिका ने पहले कभी नहीं देखा था। प्यार, अपनापन, और एक ऐसा स्नेह जो एक टूटे हुए इंसान के भीतर अब भी कहीं जिंदा था। चिराग की आंखों की वो नरमी देख यशिका थोड़ी हक्की बक्की रह गई। उसका मन कह रहा था, कुछ तो है जो चिराग छुपा रहा है, कोई ऐसा दर्द जो वह किसी से बांटना नहीं चाहता। लेकिन अगले ही पल, जैसे खुद को संभालते हुए, चिराग ने अपनी आवाज थोड़ी तेज करते हुए कहा, यहाँ से चली जाओ। उसके लहजे में अचानक आई कठोरता से कोई और होता तो शायद पीछे हट जाता, लेकिन यशिका वहीं खड़ी रही। उसने चुपचाप चिराग को देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे थोड़ा सा साइड किया और उसके कमरे के अंदर चली गई। चिराग ने उसे रोका नहीं, शायद उसमें अब रोकने की ताकत ही नहीं बची थी। कमरे के अंदर का हाल देखकर यशिका को एक और झटका लगा। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। किताबें जमीन पर फैली थीं, टेबल पर आधे खाली पड़े हुए खाने के बर्तन थे, जिनमें अब बासीपन की गंध थी। खिड़कियां बंद थीं और कमरे में हल्की सी सीलन की बू थी। बिस्तर पूरी तरह अस्त व्यस्त था, तकिए जमीन पर पड़े थे, कंबल एक कोने में गोल मटोल सा दबा हुआ था। कमरे की दीवारों पर लगे जादुई प्रतीक भी अब फीके पड़ने लगे थे, जैसे कमरे की ऊर्जा ही धीरे धीरे कम हो रही हो। यशिका सब देख रही थी, और उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर चिराग को हुआ क्या है, पर उसे चिराग की स्थिति को देख बहुत बुरा भी महसूस हो रहा था, जैसे एक बहन को अपने भाई की ऐसी हालत देख महसूस होता है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से बिस्तर के एक कोने पर जाकर बैठ गई, बहुत शांति से, जैसे वही उसका अपना कमरा हो। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ था, चिंता, प्यार और समझदारी। चिराग दरवाजे पर खड़ा बस उसे देखता रहा, उलझन में, हैरानी में और शायद थोड़ा राहत महसूस करते हुए। यशिका चुपचाप बिस्तर के एक कोने पर बैठी थी। कुछ पल तक कमरे की उदासी को महसूस करती रही, फिर उसने धीरे से अपनी नजरें चिराग की ओर उठाईं। वो नजर नर्म नहीं थी, वो ठंडी थी, सीधी और साफ। उसमें भाई के लिए चिंता तो थी, लेकिन साथ ही एक सख्ती भी, जो सिर्फ अपना मानने वालों के लिए होती है। फिर उसने शांत लेकिन ठहराव भरी आवाज में कहा, ये सब क्या है भैया? आप इस परिवार के अगले उत्तराधिकारी हैं, इस घर के भविष्य, और आप अपनी ये हालत बना कर रखे हैं। क्या आपको जरा भी अंदाजा है कि घर में क्या चल रहा है? दादाजी पहले से ही बहुत बीमार हैं, उन्हें देखकर दादी माँ की तबीयत भी बिगड़ रही है। डैड पहले ही दोनों की देखभाल और जादुई सुरक्षा चक्र की जिम्मेदारी में घिरे हुए हैं, और अब आप अपना ये हाल करके बैठ गए हैं। उसके शब्दों में ताना नहीं था, कोई शिकायत भी नहीं थी, बस एक गहराई से भरी सच्चाई थी, जो भाई को झकझोर रही थी। चिराग अब तक चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को नंगा कर दिया हो। वो उस बहन को देख रहा था, जिसे उसने कभी समझा ही नहीं था। कुछ क्षणों बाद उसने धीरे धीरे सिर उठाया और यशिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब हैरानी थी, और एक सवाल, जो बहुत देर से उसके दिल में दबा था।
फिर उसने बहुत हल्के स्वर में कहा, तुम इतनी बदल कैसे गई हो? उसके शब्द कांप रहे थे, जैसे कोई टूटी हुई बातों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तुम ऐसी नहीं थी यशिका। तुम्हें किसी की परवाह नहीं थी, कभी भी नहीं। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती थी। फिर अब क्या हो गया तुम्हें? क्यों आई हो मेरे पास? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यूं सामने बैठकर मुझे समझाओगी, मेरे बारे में सोचोगी। वो एक पल के लिए रुका, फिर उसकी आवाज और भी भीग गई। तुम इतनी बदल गई, और मैं अब तक तुम्हें गलत ही समझता रहा। जिस दिन तुम्हें चोट लगा मैं तुम्हें संभालने की जगह तुम्हें सुना रहा था, और पार्टी में सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मार दिया, सबके सामने। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। उसका गला रुक रुक कर कांपने लगा। और फिर चिराग की आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू गहरे थे, पछतावे के, शर्म के, और उस टूटी हुई कड़ी के, जिसे अब वो दोबारा जोड़ना चाहता था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी, लेकिन वो बोझिल नहीं थी, बल्कि वह पहली बार दिल से निकली सच्चाई से भरी थी। यशिका उस पल चुप रही, लेकिन उसका दिल बोल रहा था, शायद अब उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत की जगह बन रही थी। चिराग की आंखों से गिरते आंसुओं को देखकर यशिका का दिल भर आया, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाए रखे थी। वो जानती थी कि ये वक्त भावुक होकर चुप रहने का नहीं है, बल्कि वो सब जानने का है जो इतने दिनों से उसके भाई के अंदर जमा हुआ था। उसने एक लंबी, गहरी सांस ली, जैसे कुछ कहने से पहले अपने भीतर के सारे संदेह और भावनाएं समेट रही हो। फिर शांत आवाज में बोली, तो क्या क्या आप इसी वजह से खुद को कमरे में बंद कर लिए हैं, भैया? सिर्फ इसलिए? उसके लहजे में कोई आरोप नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, लेकिन वो सवाल सीधा चिराग के दिल में उतर गया। चिराग ने धीरे से सिर उठाया और यशिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब और भी बेचैनी थी, जैसे वो अब और छुपा नहीं सकता। उसने रुक रुक कर कहना शुरू किया, हाँ, हाँ, ये भी एक वजह थी। पर सिर्फ यही नहीं। वो कुछ पल चुप रहा, जैसे खुद से लड़ रहा हो। हर रात एक सपना आता है। सपना नहीं, एक डरावनी याद बन गया है अब वो। हर रात मैं खुद को देखता हूँ, तुम्हें मरते हुए। तुम्हारी आंखों में डर, दर्द, और मैं बस खड़ा हूँ, कुछ नहीं करता, बस देखता हूँ कोई तलवार से तुम्हारा सिर शरीर से अलग कर दिया है। पर वो करने वाला शख्स कौन है वो मुझे नहीं दिखता, पर आसपास कई लोग होते हैं, पर वो भी बस मुझे परछाई की नजर आते। बस मुझे उस सपने में तुम्हारा चेहरा दिखता है और मैं कुछ नहीं करता, बस सभी के साथ खड़ा हो अपने नफरत से भरे नजर से तुम्हें देखता रहता हूँ मरते हुए। उसकी आवाज अब कांप रही थी, और शब्द टूट टूट कर बाहर आ रहे थे। वही ये सब सुन यशिका हैरान थी। ये वो दृश्य था जो नोवेल में हुआ था। फिर चिराग को ये सब कैसे नजर आ रहा था? वही चिराग अपने कांपती आवाज में आगे बोले जा रहा था, पहले पहले लगा ये बस सपना है, लेकिन फिर हर रात वही सपना, बार बार, जैसे कोई मेरे अंदर बैठा है, जो मुझे ये सब दिखा रहा है। मैं सुबह उठता हूँ तो भी वो सपना जैसे आंखों के सामने बना रहता है। यशिका, मुझे डर लगने लगा है खुद से। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कोई और है, जो मुझसे नफरत करा रहा है, तुमसे। मैं जानता हूँ मुझे तुमसे नफरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये भावना, ये गुस्सा, तुम्हारे सामने आते ही बार बार मेरे अंदर उठता है। जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो, जैसे कोई मेरी सोच, मेरी भावनाओं के साथ खेल रहा हो। वो एक पल को रुका, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उस डर से लड़ने की कोशिश कर रहा हो जो अब भी उसके भीतर था। इसलिए मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, क्योंकि मुझे डर था, अगर ये सब यूं ही चलता रहा, तो कहीं मैं सच में तुम्हें नुकसान न पहुंचा दूं। और ऐसा कुछ हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कमरे में फिर एक लंबी खामोशी छा गई थी। यशिका चिराग की बातों को सुनती रही। हर शब्द जैसे उसकी आत्मा को छूता जा रहा था। वो देख रही थी अपने उस भाई को, जिसे सब मजबूत समझते थे, जो इस परिवार का उत्तराधिकारी था, पिता के नक्शे कदम पर चलने वाला, लेकिन आज वही भाई खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहा था।
कमरे में फैली खामोशी अब बोझिल हो चुकी थी, लेकिन यशिका के भीतर हलचल तेज होती जा रही थी। वो एक पल के लिए गहरी सांस लेती है, जैसे खुद को भीतर से शांत कर रही हो, खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। फिर धीरे धीरे वह खड़ी होती है। उसका चेहरा अब दृढ़ता से भरा था। आंखों में एक अलग ही चमक थी, आत्मविश्वास की, भरोसे की। वो चुपचाप चिराग के पास आती है और धीरे से उसके हाथ को पकड़ लेती है। चिराग थोड़ा चौंकता है, शायद ऐसे स्पर्श की, ऐसे अपनत्व की उम्मीद नहीं थी उसे। यशिका ने उसके हाथ को थामे रखा और फिर बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। ना वो सपना कभी सच होगा, और ना ही अब आपको कभी ये महसूस होगा कि आप खुद पर से कंट्रोल खो रहे हैं। क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं। अब मैं हूँ, और मैं आपको कभी टूटने नहीं दूंगी। चिराग उसकी आंखों में देख रहा था और वहां उसे डर नहीं, कोई संदेह नहीं, बल्कि एक ठोस यकीन दिखाई दे रहा था। वो यशिका को पहले भी जानता था, लेकिन आज वो उसकी बहन नहीं, जैसे कोई रक्षक लग रही थी, कोई रोशनी जो अंधेरे में हाथ थामे खड़ी हो। यशिका के अंदर अब बहुत कुछ चल रहा था। उसके दिमाग में करणवीर की वो ठंडी और निगाहें थीं, वो अजीब सी मुस्कान, और अब चिराग के अंदर उठती वो नफरत, वो सपने, सब कुछ जैसे आपस में जुड़ता जा रहा था। शायद अब समय था ये मानने का, ये दुनिया सिर्फ एक नोवेल नहीं है, ये कहानी अब किताब के पन्नों से बाहर निकल चुकी है। यहाँ असली दर्द है, असली रिश्ते हैं, और असली खतरे भी। उसने मन ही मन ठान लिया था, अब वो सिर्फ एक किरदार नहीं रहेगी। अब वो अपने परिवार के लिए लड़ेगी, सच जानेगी, और जो कुछ छिपा हुआ है, उसे सामने लाएगी। वहीं चिराग, जो अब तक खुद को एक गहरे अंधेरे में फंसा हुआ महसूस कर रहा था, यशिका की इन बातों से जैसे एक नई ऊर्जा पा रहा था। उसकी आंखों में धीरे धीरे एक उम्मीद सी जागी। दिल में जो तूफान था, वो थोड़ा थमने लगा, और होठों पर एक बहुत हल्की, लेकिन सच्ची मुस्कान तैर गई। उसने अपनी बहन की तरफ देखा, अब वो उसे बस छोटी बहन नहीं लग रही थी। वो उसे एक उजाले की तरह लग रही थी, उस उजाले की तरह, जो सबसे घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। यशिका ने जब देखा कि चिराग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई है, तो उसने बिना कोई देर किए उसका हाथ थामा और उसे कमरे से बाहर ले आई। चिराग कुछ झिझकता रहा, लेकिन इस बार उसने विरोध नहीं किया। शायद इतने समय के बाद उसे उस सन्नाटे से निकलने की जरूरत थी जिसमें वो खुद को बंद किए हुए था। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आए। यशिका ने हॉल में आते ही मेड को आवाज दी और कहा, चिराग भैया के कमरे को अच्छे से साफ कर दो, खिड़कियां खोल देना, और सब कुछ बदलवा देना, वहां अब अंधेरा नहीं रहना चाहिए। मेड ने चुपचाप सिर हिलाया और तुरंत काम में लग गई। फिर यशिका ने चिराग को साथ लिया और उसे लेकर हवेली के पीछे फैले हुए बड़े से गार्डन में आ गई। हल्की हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराते हुए जैसे कोई मधुर गीत गा रही थीं। सूरज की रोशनी झिलमिलाते हुए जमीन पर पड़ रही थी और वो माहौल बहुत दिनों बाद चिराग के लिए सुकून भरा लग रहा था। वो दोनों एक संग बेंच पर आकर बैठ गए। चिराग अब थोड़ा सहज महसूस कर रहा था। यशिका ने फिर से मेड को बुलवाया और मुस्कुराते हुए कहा, चाय और कुछ हल्का खाने के लिए भेज देना, और हाँ, 2 लोगों के लिए। मेड के जाने के बाद यशिका ने अपना पूरा ध्यान अपने भाई पर लगा दिया। उसने कोई भारी बात नहीं की, बस हल्के फुल्के मजाक, बचपन की यादें, और कुछ बेवकूफी भरी बातें, जिनमें वो दोनों हंसते हंसते खोते चले गए। चिराग धीरे धीरे खुल रहा था। उसकी आवाज में अब वो भारीपन नहीं था जो कमरे में था। उसकी आंखों में थकान तो थी, पर अब एक नमी की जगह एक अपनापन दिख रहा था। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, जैसे सालों से कुछ अधूरा था जो अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। इसी बीच हवेली के अंदर, ऊपरी मंजिल की खिड़की के पास चिराग और यशिका के पिता खड़े थे। बटला अभी अभी उनके पास से जा चुका था, और उसकी कही बातें अब भी उनके मन में घूम रही थीं। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, कई दिनों से परिवार, देश, और जादुई जिम्मेदारियों की चिंता ने उन्हें थका दिया था।
ऊपर से पिता की बिगड़ती तबीयत और अब बेटे की हालत ने जैसे उनके कंधों पर और भार डाल दिया था। लेकिन तभी खिड़की से बाहर उनकी नजर गई। वो ठिठक गए। बाहर गार्डन में दो लोग एक साथ बैठे हंस रहे थे, एक भाई, एक बहन। वो दोनों जो अब तक एक दूसरे से जैसे अजनबी बने रहते थे, हर बात पर टकरा जाते थे, जैसे दुश्मन हों एक ही घर के। और आज आज वे एक दूसरे की हंसी में शामिल थे। उनके पिता की आंखें एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाईं। उन्होंने दो कदम खिड़की के और पास आकर देखा। हाँ, वो सच में यशिका और चिराग थे। कुछ देर तक वो बस उन्हें देखते रहे। फिर उनके होठों पर एक थकी सी मुस्कान तैर गई। उनके भीतर जैसे किसी लंबे समय से बंद कमरे की खिड़की खुल गई थी। शायद अब सब बदल रहा है, उन्होंने मन ही मन सोचा। शायद अब वो यशिका, जिसे उन्होंने हमेशा एक सख्त और स्वार्थी लड़की माना था, वाकई बदल गई थी, और वो बदलाव पूरे परिवार के लिए एक नई शुरुआत बन सकता था। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।